गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी जो है इस विषम परिस्थिति कोविड-19 कोरोना वायरस के विषम स्थिति में आप सभी हम लोग सभी जूझ रहे हैं और जिस कारण विगत 3 माह से लगातार हमारे कोचिंग क्लासेस ऑफ है और इस चीज़ को देखते हुए सारे स्टूडेंट्स के डिमांड पर आज मैं एक अपने यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो लॉन्च करने जा रहा हूँ और ये मेरा फर्स्ट कैमरा के सामने ये वीडियो होगा। तो जो भी कुछ कमियां रह जाएगा उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। और आज जो मेरा क्लास स्टार्ट होगा वह एडवांस मैथ से होगा और एडवांस मैथ का फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वह ज्योमेट्री से है। ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स होगा वो आपको बताया जाएगा। हर एपिसोड जितने भी एपिसोड्स होंगे उसमें आपको एक बिंदु एक चीज़ को एक छोटे चीज़ से लेकर के आपको बताया जाएगा ताकि आप जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे कॉम्पिटिटिव लेवल का, चाहे CSS हो या तो फिर SSC के CGL हो या तो फिर रेलवे से या अदर्स एग्ज़ाम्स हो, तो उन सभी एग्ज़ाम में जो भी प्रॉब्लम आता है उसको आप ईजी तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकें। जो बच्चों स्टूडेंट्स के मन में जो डर बना हुआ रहता है कि एडवांस मैथ है, ज्योमेट्री है, उसको कैसे हम सॉल्व करें, तो वो चीज़ हम आज आए हैं उसको दूर करने के लिए ताकि कोई भी आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। तो स्टूडेंट्स, आज जो फर्स्ट एपिसोड है, फर्स्ट क्लास है, वो क्लास ज्योमेट्री से है और ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है हमारा लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड चैप्टर बहुभुज से होगा, पॉलीगन से होगा और फिर पॉलीगन्स के बाद आएंगे हम लोग वृत्त और वृत्तखंड, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन और एंगल से। लाइन और एंगल्स का जो सवाल है, जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वह हर एक क्वेश्चंस जितने भी सारे क्वेश्चंस अभी तक पूछा गया है या आगे पूछा जाने वाला है, उस तो जितने भी प्रकार का क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर कर दिया जाएगा। उससे पहले हम कुछ बिंदु आपको बताना चाहते हैं। उस बिंदु आप अपने कॉपी अपने साथ, जब भी आप वीडियो उसको देखें तो अपने साथ कॉपी और पेन रखें और जो भी बताया जाता है उन सारे बिंदुओं को नोट कर लें, क्योंकि उसमें अगर समझ हो जाएगा आपको तो कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइंस। हिंदी में लाइन रेखा ना, इसको हिंदी में हम लोग रेखा कहते हैं। और रेखा को समझने से पहले हमें पॉइंट्स सबसे पहले समझना होगा। बिंदु ये बिंदु है। बिंदु क्या है हम यहाँ डिफाइन नहीं करेंगे, जो चीज़ आपको ज़रूरत होगा उसी बिंदु पर आप बात करेंगे, क्योंकि डेफिनेशंस की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन डेफिनेशंस की उसकी समझ होना चाहिए, है ना। उस चीज़ के बारे में आपको समझ होना चाहिए, सिर्फ उस चीज़ को आपको बताया जा रहा है शॉर्ट में। ये बिंदु क्या है? यह एक अपरिभाषित है, ठीक है। इसी बिंदु से हमारा क्या बनता है? रेखा बनता है। कैसे? तो बिंदुओं का समुच्चय से, यानी कई सारे बिंदु मिलकर के क्या बनता है? एक रेखा बनता है। इसीलिए हम इस लाइन को कहते हैं बिंदुओं का समुच्चय। बिंदुओं का समुच्चय। PQ इसको नाम नेमिंग दे दिया गया है, तो हम इसको कहते हैं PQ रेखा, ठीक है। PQ रेखा तो बिंदुओं का समुच्चय। यह भी हमारा लाइन रेखा भी अपरिभाषित है, ठीक है। तो ये हमारा लाइन रहा। अब तीसरी बात इसमें आता है, तीसरा बिंदु है कि लाइन सेगमेंट।
जिसको हम लोग कहते हैं रेखाखंड। रेखाखंड है क्या? तो रेखा, चूंकि खंड का मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि कोई भी चीज का एक खंड, यानी कि कोई लाइन है, कोई रेखा है PQ, और इसके बीच में अगर कोई दो बिंदु है तो इन दोनों बिंदु के बीच का जो हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं रेखाखंड, है ना? इसको हम लोग रेखाखंड कहेंगे। ठीक है, तो रेखाखंड हमको लग रहा है कि आप लोगों को अब क्लियर हो गया कि कोई भी रेखा के बीच में अगर कोई दो बिंदु है तो उन दोनों बिंदु के जो स्थान है उस दोनों बिंदुओं के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है किरण, रे। किरण, किरण क्या है? तो किरण कि कोई किसी भी बिंदु से चलते हुए जब कोई एक ही दिशा में सीधी रेखा में वह गमन करते हुए आगे बढ़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं रे। ये है हमारा किरण। किरण हम मान लेते हैं OP, तो किरण OP, इसको हम लोग कहेंगे किरण OP। ठीक है, तो ये हमारा लाइन के बारे में है कि रेखा, रेखा किससे बना? तो बिंदुओं के समुच्चय से बना, और फिर लाइन सेगमेंट है जो बिंदु उसी रेखा के अंतर्गत आता है, और रे भी एक बिंदु से शुरुआत करते हुए जो सीधे गमन करता है किसी एक ही दिशा में, किसी भी दिशा में, तो उसको हम लोग किरण कहते हैं। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट का बात हो गया, ये लाइन का बात है। नेक्स्ट जो हमारा लाइन से रिलेटेड है उस पर हम लोग फिर आते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लेंगे। रेखा का बात हो रहा है, अब हम लोग आते हैं कि समांतर रेखा। एक समांतर रेखा और दूसरा असमांतर रेखा। समांतर रेखा और असमांतर रेखा, जब दो समांतर रेखाएं या दो से अधिक समांतर रेखाएं हों और जब असमांतर रेखा हो, तो जब भी समांतर रेखा होगा तब दोनों समांतर रेखा कभी भी दोनों से किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करेगा, यानी कि कभी भी वो मिलेंगे नहीं, है ना। लेकिन जब दो असमांतर रेखाएं हो तो दोनों असमांतर रेखा कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिंदु पर वह एक दूसरे से कट करेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो चले हम लोग समांतर रेखा के बारे में देखते हैं कि सबसे पहला कि समांतर रेखा ये हमारा समांतर रेखा है PQ MN, ये समांतर रेखा है। और जब समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु का जो दूरी होता है वह एक किसी भी बिंदु से उसकी दूरी अगर इस तरह लंबवत लेंगे, लंबवत डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? ये बराबर होता है, ये हमेशा बराबर होगा। किसी भी बिंदु से आप इसको लंबवत ले लें तो ये हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, इसका डिस्टेंस, और ये जब भी होगा तो ये 90 डिग्री पर एंगल पर खड़ी होगी। ठीक, तो ये है समांतर रेखाओं के बारे में कि समांतर रेखा जब भी होगा उन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? बीच का जो बिंदुओं का दूरी होगा वह हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। दूसरा पॉइंट है कि असमांतर रेखा। असमांतर रेखा, जब दो असमांतर रेखा, जैसे हम लोग पहले ले लेते हैं ये असमांतर रेखा, ये एक रेखा यहाँ से जा रही है, एक रेखा यहाँ से जा रही है। आप इसको देख सकते हैं कि इसके दोनों, जिस तरह यहाँ पर डिस्टेंस, लंबवत डिस्टेंस पर एक समान डिस्टेंस बन रहा है, यहाँ लेकिन एक समान डिस्टेंस नहीं है, है ना। जब एक समान डिस्टेंस नहीं हो तो वो दोनों रेखाओं को हम लोग क्या कहेंगे? असमांतर रेखा कहेंगे। और ये दोनों रेखा कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिंदु पर कट करेगी। मान लेते हैं कि ये PQ है, ये MN है, PQ, और ये MN है, और ये किसी न एक बिंदु O पर इंटरसेक्ट करती है।
इस पोजीशन पर ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। और इन दोनों एंगल को हम लोग कहते हैं शीर्षा अभिमुख कोण, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ओके, अर्थात इस सिचुएशन में हमारा जो एंगल बना PON इक्वल टू एंगल MOQ और POM इक्वल टू एंगल NOQ, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और ये दोनों हमारा क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, यानी कि शीर्षा अभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है ये दोनों। तो ये रहा हमारा समांतर रेखा और असमांतर रेखा के बारे में। समांतर रेखा और असमांतर रेखा की चर्चा में जब असमांतर रेखा की बात हो रही थी तो वहाँ पर एंगल की बात आ गई है, यानी कि अब हम कोण पर आ चुके हैं। तो एंगल्स के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंगल्स, कोण। ऐसे हम लोग जानते हैं, साधारण सी बात है कि जब दो किरण किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु से चलती है तो उसके बीच की जो हिस्सा है ये हम कोण, इस हिस्सा को हम लोग कोण कहते हैं, है ना। और इसकी जो मापन होता है, वह किससे किया जाता है, प्रोट्रैक्टर से करते हैं, प्रोट्रैक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं अर्धचांद, ठीक है, प्रोटेक्टर से करते हैं, ठीक है। साधारण भाषा में हम लोग उसको बचपन में कहते थे कि वो अर्धचांद है और उस अर्धचांद से हम लोग प्रोटेक्टर से कोण का मापन करते हैं। कोण की बात जब आ जाता है तो कई सारा कोण हम लोग बचपन में स्कूल में भी सीख चुके हैं, तो उसको ज़्यादा हम डिफाइन नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट पर बताएंगे, बिंदु बताएंगे कि कोण क्या क्या है, थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं, है ना। तो कोण, सबसे पहला कोण का प्रकार, कोण का प्रकार। कि यदि 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री लेस देन 0 डिग्री लेस देन थीटा एंड लेस देन 90 डिग्री, यानी कि कोई भी कोण अगर 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो वो एंगल, उसे कहा जाता है न्यून कोण। तो यहां क्या हो जाएगा, न्यून कोण होगा, इसे हम न्यून कोण कहेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यदि 90 डिग्री से बड़ा कोई कोण और 180 डिग्री से छोटा अगर कोई कोण हो तो उसे हम कहते हैं अधिक कोण, ठीक है। तीसरा पॉइंट, यदि कोई कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो उस कोण को हम लोग समकोण कहेंगे। चौथा, कि यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो तो उसे ऋजु कोण कहेंगे, है ना। और पांचवा, यदि कोई कोण 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो तो उसको हम लोग कहते हैं बृहत कोण। बृहत कोण, न्यून कोण इन द सेंस कि ये कोई रे है और ये यहाँ पर कोई रे है और ये एंगल को जब भी हम मापेंगे तो इसकी मेजर क्या होगा, हमेशा लेस देन 90 डिग्री होगा, ये हमेशा लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है।
अधिक कोण कौन सा होगा? तो अधिक कोण होगा कि एक रे है और ये एक रे है जिसका मापन में हम पाएंगे कि थीटा हमेशा ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री से। ठीक है। समकोण, जब समकोण की बात आता है तो जब एक रे पर कोई दूसरी किरण लंबवत हो तो ये कोण हमेशा 90 डिग्री यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। रिजु कोण हम लोग ये सरल रेखीय कोण भी हम इसको कहते हैं, रिजु कोण को सरल रेखीय कोण, यानी कि इस यहाँ जो एंगल बनेगा ये एंगल थीटा, ये थीटा जो बनेगा यानी कि ये थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है। और वृहत कोण जब मान लेते हैं कि ये रे चलते 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 ये दूसरी रे यहाँ पर बने, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सफ़र होगा यानी कि ये कोण जो होगा वो हमेशा कितना से बड़ा होगा? 100। ये जो थीटा आएगा ये हमेशा किससे बड़ा होगा? लेस देन होगा 360 डिग्री से और 180 डिग्री से बड़ा होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं वृहत कोण। ठीक है, स्टॉप करो। इन कोणों के बाद अब आते हैं हम लोग समपूरक कोण। समपूरक, अनुपूरक, इसको अनुपूरक भी हम लोग कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ये कोण क्या है? अब हम लोग सप्लीमेंट संपूरक कोण के बारे में जानते हैं कि जब कोई रेखा है और इस रेखा पर कोई एक तीसरी किरण किसी बिंदु पर आके कट करती है तो ये जो सरल रेखीय कोण है, सरल रेखीय कोण की दो हिस्सा हो जाता है। एक हिस्सा को मान लेते हैं अल्फा, दूसरे हिस्सा को अगर मान लेते हैं बीटा। तो ये अल्फा और बीटा, तब अल्फा प्लस बीटा ये हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। अर्थात संपूरक कोण हम किसको कहेंगे कि बीटा अल्फा का संपूरक होगा और अल्फा बीटा का संपूरक होगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि अल्फा संपूरक होगा किसका? बीटा का, या तो बीटा संपूरक होगा अल्फा का, यानी कि दोनों एक दूसरे का संपूरक कोण है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पूरक कोण। जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? हम लोग समकोण सीख चुके हैं कि जब दो किरण एक दूसरे पर लंबवत हो तो वह कोण समकोण बनता है। उन दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। सपोज करते हैं कि यहाँ से एक तीसरी रे इसको कट कर रही है, यानी कि ये O है, ये P है, ये M है, ये Q मान लेते हैं और इसको M मान लेते हैं। ठीक है। तो ये जो कट कर रही है यानी कि इस कोण का दो हिस्सा हो रहा है, ये भी एक मान लेते हैं अल्फा और ये बीटा है। तो ये यहाँ, तब यहाँ क्या होगा? तब यहाँ होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब पूरक कोण की बात हो रहा है तो पूरक कोण किसको कहेंगे कि अल्फा पूरक कोण है किसका? बीटा का, और बीटा पूरक कोण है अल्फा का, यानी कि दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण होगा, है ना। तो अल्फा यानी कि अल्फा हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बीटा और बीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया? कंप्लीमेंट्री एंगल। अब स्टूडेंट्स हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल तक पहुंच चुके हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल के बाद अब हमारा आता है रेखीय। रैखिक
कोण युग्म। इसको लीनियर पेयर एंगल कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल। तो रैखिक कोण युग्म ये एक सरल रेखा है और इसे कोई लाइन, किसी किरण जो है इस तरीके से ओ बिंदु पर कट कर रही है। सपोज करते हैं कि अगर ये अल्फा होता है, ऐसे हम लोग ऐसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सरल रेखीय कोण हमेशा कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। अगर उस सरल रेखीय कोण को एक तीसरी कोण अगर कट करती है, किरण कट करती है, तो वो दो कोण एंगल जो बनता है, अगर ये अल्फा होता है तो ये 180 डिग्री माइनस अल्फा होगा, है ना। और यही हमारा दो कोण जो है वह क्या हो गया, रैखिक कोण युग्म हो जाएगा। यानी कि अल्फा या बीटा ये सेम सप्लीमेंट्री एंगल के जैसा है, यानी कि अल्फा और बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे का लीनियर पेयर है, ठीक है, रैखिक युग्म एंगल। उसके बाद बात करेंगे, रैखिक युग्म हो गया हमारा, जितने भी सारे एंगल्स था उस सारे एंगल्स के बारे में हम लोग अब तक डिस्कस कर चुके हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे बढ़िया से, क्योंकि ये जितने सारे एंगल्स बताया गया है उन सारे एंगल्स का आपका आगे जितने भी प्रॉब्लम आएगा आपको कोई ज़रूरत पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं समांतर रेखा और असमांतर रेखा के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब उस समांतर रेखा और असमांतर रेखा पर जब कोई कोण बनता है तो किस तरीके वह कोण कौन सा है, उससे किस कोण से किस तरीके का रिलेशन है, उस रिलेशंस को समझ जाते हैं। क्यों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। इसको आप बड़े ध्यान से देखेंगे, नोट करेंगे और समझेंगे, है ना। समांतर रेखा, मान लेते हैं ये PQ और MN दो समांतर रेखा है और इन दोनों समांतर रेखा को कोई एक त्रियक छेदी रेखा AB कट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो जैसे ये प्रतिच्छेद करेगा तो उन दोनों समांतर रेखा पर जो उसकी सरलरेखीय कोण है वह क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। जैसे कि ये अब ये कोण बन गया अलग अलग, यहाँ ये कोण बन गया, ये कोण बना, ये कोण बना और ये कोण बना। इतना सारा कोण एक त्रियक छेदी रेखा जब दोनों समांतर रेखा को काटती है तो इतना सारा कोण यहाँ पर बनता है। अब इस कोण को हम बाय नेम करने जा रहे हैं, क्योंकि बाय नेम नहीं करेंगे तो शायद ये कोण को बार बार लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ नेम कुछ नेम दे रहे हैं, C और D। अगर यहाँ एक इस एंगल्स का नाम नहीं देंगे तो ये बड़े बड़े नाम को हमको बार बार लिखना होगा, PCA, PCD। तो यहाँ हम चूँकि एक छोटा नाम दे देते, 1 2 3 4, बहुत आसान हो जाएगा इसको फिर लिखने में। 7 8, 1 2 3 4 7 8, है ना। ये 8 कोण है। इन 8 कोणों में किसके साथ, किस कोण के साथ क्या संबंध है और वह कौन सा कोण कहलाता है, उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला कि जब हम दो असमांतर रेखा को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसमें कौन सा कोण बन रहा था, शीर्षाभिमुख कोण बन रहा था। अगर हम एक ही रेखा को यहाँ पर ले लें और इस रेखा को प्रतिच्छेद करते हुए देखें तो इस बिंदु पर ये कट कर रही है और यहाँ भी एक शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। यानी कि दोनों सरल रेखा पर, दोनों जो रेखा है उस रेखा पर ये रेखा जो है वह शीर्षाभिमुख कोण बना रही है ना। वह कौन सा कोण है, और ये भी बताएं कि दोनों शीर्षाभिमुख आमने सामने की जो दो कोण होती है वह आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ जैसे सबसे पहला शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑपोजिट, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ओके, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इसमें दिख रहा है कि
1 बराबर 3 और 2 बराबर 4 और 5 एंगल 5 बराबर 7 और एंगल 6 बराबर एंगल 8। ये सभी शीर्षाभिमुख कोण है और ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अल्टरनेट एंगल, यानी कि एकांतर कोण। एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल इस दोनों समांतर रेखाओं को जब त्रिअक्षीय रेखा कट करती है तो इस बीच में जो कोण बना हुआ है उसमें अल्टरनेट एंगल भी है। कौन कौन सा अल्टरनेट एंगल है? अल्टरनेट एंगल हम किसको कहेंगे? अल्टरनेट एंगल यहाँ पर दो तरह का है ना, दो प्रकार का अल्टरनेट एंगल है। तो वह दो प्रकार का अल्टरनेट एंगल कौन कौन सा है उसको हम लोग पहले जान लेते हैं, उसके बाद वह कौन कौन सा है इसमें उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मतलब आंतरिक आंतरिक एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। ये आंतरिक एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इसको हम अंतः एकांतर कोण भी कहते हैं, है ना। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ओके, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हम किसको कहेंगे उसको समझ लेना है कि ये पॉइंट बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपको लाइन और एंगल से जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा इस बिंदु से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको बढ़िया से आप लोग समझ लेंगे, इसको नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। ओके, तो देखें आंतरिक एकांतर कोण यानी कि अंदर आंतरिक का मतलब होता है अंदर का हिस्सा। तो इन दो समांतर रेखाओं को अगर ले लें तो इसके अंदर का जो हिस्सा होता है ये हिस्सा है अंदर का, है ना। और ये अंदर का हिस्सा है और जो क्रॉस बनता है उस अंदर में जो एंगल क्रॉस बना हुआ है यानी कि कोना कोनी, इसको हम लोग बोलते हैं साधारण भाषा में कोना कोनी, क्रॉस एंगल। ठीक है, तो ये जो क्रॉस एंगल है ये दो अपने आप में एक क्या होगा, वो अल्टरनेट एंगल होगा और दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल जैसे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, ये हमारा अल्टरनेट एंगल हो गया। अब आता हम लोग बाह्य एकांतर कोण, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल के बारे में। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर का, यानी कि इसका जो बाहर का जो एंगल है वह 1-2 है और इसका जो बाहर का एंगल है वो 8-7 है और इसमें जो क्रॉस एंगल बनता है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा। तो क्रॉस किसके साथ बनेगा, 1 का 7 के साथ और 2 का 8 के साथ, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 7 होगा और एंगल 2 बराबर एंगल 8 होगा। ठीक है, और ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्लियर हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि अल्टरनेट एंगल और शीर्षाभिमुख कोण में आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप इसको बार बार रिपीट करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद संगत कोण। संगत कोण, तो संगत कोण क्या है कि इन एंगल्स में संगत कोण भी है। तो जैसे कि एक ही तरफ के जो एक के बाद यानी कि 2 और 6 को आप ले लें या 3 और 7 को ले लें तो ये आपस में क्या होगा, संगत कोण होंगे, है ना। यानी कि यहाँ पर कोण 2 इक्वल टू कोण 6, कोण 3 इक्वल टू कोण 7। उसी तरह अब दूसरे साइड में आ जाएंगे, दूसरी तरफ तो 1 और 5 को ले लेंगे, यानी कि 1 बराबर 5 और फिर 4 बराबर 8। ये सभी संगत कोण होते हैं और आपस में ये बराबर होते हैं। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट दिए थे, चलिए पॉइंट नहीं देते, हम स्टार मार्क मार देते हैं यहाँ।
कि इसके जो आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण मतलब एक ही तरफ के, उस समांतर कोण के एक ही तरफ के अंतः कोण का योगफल हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब अंतः कोण तो पहले ही बता चुके हैं कि अंदर का कोण कौन है, बाहर का कोण कौन कौन सा है। ये कौन कौन सा है, जैसे 3, 6, 4 और 5 ये क्या है, अंतः कोण है। और 3 और 6 एक ही तरफ का अंतः कोण है, और 4 और 5 एक ही तरफ का अंतः कोण है। तो ये इन कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे 4 और +5 ये भी 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। उसी तरह बाह्य अंतः कोण, एक ही तरह के बाह्य अंतः कोण यानी कि ये कोण और ये कोण के बारे में भी ठीक उसी बात को दोहराता है। लाइन और एंगल्स के सारे बिंदुओं पर डिस्कस करने के बाद अब हम लोग आते हैं कि कुछ प्रॉब्लम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में, उस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे, और जितने भी बिंदु आप हम बताएं, आप सीखें, आप जानें, उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, है ना। उसी का यूज़ से आपका आंसर्स मिलेगा या आपका सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है। तो देखें यहाँ पर कहा गया है कि DOC, यहाँ पर एक कोण दिया हुआ है, ये भी एक रेखा है जिसमें दूसरी और तीसरी रेखा इस तरीके से एक वनिष्ठ बिंदु O से कट कर रही है, मिल रही है। तो वहाँ पर एक कोण बना हुआ है, ये 70 COD दिया हुआ है, DOC = 70 डिग्री। तो AOC ये कोण और ये कोण, दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, ये पूछा गया। हम लोग इसका सॉल्यूशन कि संपूरक या सरल रेखीय कोण योग में पढ़ चुके हैं कि दो कोण हो और इन दोनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम यहाँ तीसरी रेखा भी कर देते हैं तो ये सरल रेखीय कोण हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो ये सरल रेखीय कोण को ही हमें यहाँ पर यूज करना है जो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सरल रेखीय कोण में कितने सारे कोण बना हुआ है। इस सरल रेखीय कोण में तो लिखेंगे यहाँ सरल रेखीय कोण के नियमानुसार, ये आपको लिखना नहीं है, हम चूंकि समझा रहे हैं इसलिए हमको ये लिखना पड़ रहा है ताकि आप समझ जाए इस चीज को। नियमानुसार सरल रेखीय कोण के नियमानुसार क्या कहता है कि इन सभी कोणों का योगफल, यानी कि यहाँ पर कोण AOC प्लस कोण DOC प्लस कोण BOD ये 180 डिग्री होगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालना है AOC प्लस BOD, तो इनको आप एक साथ कर लें और DOC का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, आप इसको 180 के साइड में लेके जाएं तो प्लस से ये माइनस बनेगा और ये घटेगा तो आ जाएगा 110 डिग्री, जो आपका आंसर होगा। बहुत सिंपल। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है वह इस तरीके से है कि यदि AB और CD सरल रेखाएं एक दूसरे को O पर काटें और कोण AOD 65 डिग्री हो, तो कोण AOC कितना होगा, कोण BOC कितना होगा और कोण BOD कितना होगा। और इसका फिगर, दो सरल रेखाएं एक दूसरे को O बिंदु पर काटें, दो सरल रेखाएं, ये AB है और ये CD है, ये दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को O पर काट रही है, जिसमें AOD एक एंगल जो प्रश्न में इसका मान दिया हुआ है 65 डिग्री, और किसी भी एंगल का मान नहीं दिया हुआ है, सारे एंगल्स का मान आपको प्राप्त करना है। और इस पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं बिंदु में कि जब दो असमांतर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, इंटरसेक्ट करें, तो उसकी जो आमने सामने का कोण होता है वह शीर्षाभिमुख कोण होता है और वह आपस में बराबर होता है। तो अगर ये कोण 65 डिग्री है तो ये भी कोण कितना होगा, 65 डिग्री होगा। ठीक है।
तो ये तो आसान हो गया कि हम कह सकते हैं कि BOC और AOD ये शीर्षाभिमुख कोण है और दोनों आपस में बराबर है, तो BOC 65 डिग्री होगा। लेकिन जब इस कोण की बात आ जाए तो ये तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, अब इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए आप किसी भी रेखा को सरल रेखा के रूप में लेते हुए आप सरल रेखीय कोण का नियम को मान करके उसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि हमें इस एंगल को फाइंड आउट करना है, हम चाहे इस सरल रेखा को लें या तो इस सरल रेखा को लें, आप किसी भी दोनों में से किसी भी एक सरल रेखा को ले लें तो आपका वैल्यू निकल आएगा। सपोज कि AB एक सरल रेखा है, तो AOB एक क्या हो जाएगा, हमारा सरल रेखीय कोण हो जाएगा। और AOB का वैल्यू 180 डिग्री अगर होता है तो इस सरल रेखा को अगर तीसरी रेखा कट करती है तो ये दोनों हिस्सा का योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो उस नियम के आधार पर तो सबसे पहला कि AOC बराबर कोण BOC ये 65 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा शीर्षा अभिमुख कोण है, शीर्षा अभिमुख कोण है, और ये आपस में बराबर होता है, ये हम लोग जान चुके हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए AOC को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम सरल रेखा AB का डिस्कस करें, सरल रेखा AB पर सरल रेखीय चलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट लिख रहे हैं, सरल रेखीय युग्म सरल रेखीय कोण के नियमानुसार क्या हो जाएगा कि इस AOB को OC कट कर रही है, यानी कि यहाँ 2 कोण हो जाता है AOC प्लस एंगल BOC, और इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा इस कोण के नियमानुसार। तो AOC BOC का वैल्यू हमें मालूम है, इम्प्लाइज दैट AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री और BOC का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, 65 डिग्री माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 115 डिग्री। ये मेरा आंसर होगा AOC, 1 नंबर का आंसर आ गया। ठीक उसी तरीके से आप BOD को भी आप निकाल सकते हैं। BOD को निकालने के लिए आप या तो आप इस सरल रेखा को लें या तो फिर इस सरल रेखा को लें, दोनों में से किसी एक को ले लें, आप उससे इस नियम के आधार पर निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगला प्रश्न है कि यदि AB और CD समांतर रेखाएं हो तो X, Y, Z का मान ज्ञात करें। यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, आप इस फिगर के आधार पर X, Y और Z इन तीनों का मान को ज्ञात करना है। तो X, Y, Z, अब देखिए समांतर रेखाओं की बात आ गया, तो समांतर रेखा की बात आ गया, इसका मतलब उसमें शीर्षाभिमुख कोण होंगे, उसमें होंगे एकांतर कोण, उसमें होंगे संगत कोण। इन तीनों एंगल्स को आपको समझ होगा तो आप इस क्वेश्चंस का जवाब आसानी से दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है Y और Z। तो Z तो आप आराम से मारेंगे यहाँ पर कि असमांतर रेखा जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो इसके आमने सामने का कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है और दोनों आपस में बराबर होती है। तो ये 45 डिग्री अगर ये है तो इसकी वर्टिकल अपोजिट एंगल Z है जो उसके बराबर होगा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पर अगर हम दे सकते हैं कि एंगल AGH ये 45 डिग्री है, तो इस एंगल के बराबर हो जाएगा एंगल EGB। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षा अभिमुख कोण है। ठीक है, एक आंसर हो गया, बहुत सिंपल था। उसके बाद y का वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू किसका निकला, Z का निकला, Z एंगल Z। ठीक है,
तो ये जेड का वैल्यू निकला। अब आते हैं हम लोग y का मान निकालना है, x का मान निकालना है। अब y का जब निकालना है तो अब फिर आ जाए सरलरेखीय कोण का नियम के आधार पर। सरलरेखीय कोण नियम क्या कहता है कि इन दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो सरलरेखीय कोण के आधार पर एंगल AGH प्लस एंगल BZH ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। जबकि AGH 45 डिग्री है, BZH ये y का, इस एंगल का नेमिंग किया गया है y, और ये y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसका वैल्यू हम लोग जान रहे हैं 45 डिग्री, माइनस 45 डिग्री करेंगे तो ये शायद आ जाएगा 135 डिग्री। यानी कि y का ही वैल्यू यहाँ आसानी से आप निकाल लिए सरलरेखीय कोण के आधार पर। ठीक है। तीसरा, अब हमें निकालना है x का वैल्यू। हम इस बताएं कि अगर एक ही तरफ के दो अंतः कोण हो तो उसका योगफल हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। चले उसको अगर उस नियम को नहीं लेते हैं तो हम लोग अल्टरनेट एंगल में आ जाते हैं। अगर अल्टरनेट एंगल अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण इसमें कौन कौन सा है, ये कोण और ये कोण, और दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और चूंकि x और y, एंगल x और एंगल y ये दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, बराबर इसीलिए हो, कितना होगा, y का वैल्यू कितना आया है 135 डिग्री, तो ये भी 135 डिग्री होगा क्योंकि ये क्या है, अंतः एकांतर कोण है। ठीक है, अंतः एकांतर कोण है, ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन काफी देखा गया है एसएससी में कि इस तरह का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट भी है ना। तो क्वेश्चंस क्या कहता है कि ये तीन किरण है x, y और z, और ये तीनों किरण आपस में पैरेलल है, यानी कि समांतर है। जब तीनों किरण आपस में पैरेलल है तो आप बताएं, और ये एंगल्स दिया हुआ है, ये एंगल्स दिया हुआ है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये एंगल्स कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीका है, उसी नियम से जो हम लोग अभी नियम बिंदु को पढ़े। इस किरण को अगर हम इस तरीके से बढ़ा लेते हैं, यानी कि तीनों को एक जैसा समांतर दिखता हुआ यहाँ पर अगर हम इसको बढ़ा ले तो आपको आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखें कि अगर ये समांतर रेखा, दोनों समांतर रेखा है, x और y अगर आपस में समांतर रेखा है और इसको ये लाइन काट रही है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, ये कोण और ये कोण अल्टरनेट एंगल होगा, है ना। और अल्टरनेट एंगल होगा, इसका मतलब अगर ये 55 डिग्री है तो ये छोटे छोटे कोण का योग भी 55 डिग्री के बराबर होगा। अगर ये 25 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 55 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर होना चाहिए। और ये 55 डिग्री हो गए। अब आते हैं, ये तो हो गया हमारे x और y लाइन के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कि x और y और z के कोई भी दोनों, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। अगर हम x y, और चूंकि ये लाइन काट रही है y और z को, इसलिए हम डिस्कस करेंगे z और y की समांतर रेखाओं को लेकर के, है ना। तो z और y की समांतर रेखा को जब ये लाइन काट रही है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। अब कैलकुलेट करने के में आपको सुविधा होगा, तो सुविधा के लिए अगर हम यहाँ पुश करते हैं तो यहाँ पर देखें कि इन दोनों, ये जो एंगल्स है, ये जो एंगल्स बना और ये जो एंगल्स बना, ये दोनों एक ही ओर के दो अंतः कोण बन गया, है ना। और एक ही ओर के दो अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, हमेशा बराबर होती है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल A प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर का अंतः कोण।
ठीक है। अब आप देखें कि आप समझ गए होंगे कि अब ए का वैल्यू निकल गया है ना। ए का वैल्यू ए बराबर 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 155 डिग्री। आंसर हो गया ना आसान। अगला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार है कि तीन रेखा क्रमशः पी क्यू आर एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है तो और एंगल ए और एंगल का बी का वैल्यू दिया हुआ है। एंगल ए और एंगल का बी का वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये 50 डिग्री है और ये ऑलरेडी हम देख रहे हैं ये 90 डिग्री के बराबर है ना। तो हमें फाइंड आउट करना है अगला जो एंगल्स इसमें है सी डी ई और एफ है ना। इन एंगल्स का मान ज्ञात करना बहुत सिंपल सी बात है कि जब क्रॉस करती है को इंटरसेक्ट करती है तो आप अब इस एक दूसरे का जो ऑपोजिट वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होता है वो आपस में बराबर होता है। अगर बी का वैल्यू 90 डिग्री है तो हम देख रहे हैं कि बी का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ई है उसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और इन दोनों का वैल्यू 90 डिग्री होगा। शीर्षा अभिमुख कोण वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। पहला एक कोण का वैल्यू निकल गया। अब आते हैं हम लोग सी डी और एफ का वैल्यू निकालना है। हम यहां देख रहे हैं कि अगर ये कोण 90 डिग्री, हम पहले ही बता दिए हैं कि कोई भी रेखा का अगर एक कोण 90 डिग्री होता है तो उसकी सारा एंगल्स यानी कि उस दोनों रेखा की कटिंग में अगर ये एंगल 90 डिग्री होता है तो सभी एंगल्स क्या होगा 90 डिग्री का होगा। नहीं तो 90 डिग्री का होगा, इसका मतलब ये कोण ये कोण ये कोण सभी 90 डिग्री का होगा। अर्थात यहां पर अगर ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री बन गया, इसका मतलब ये जो शेष हिस्सा ये जो कोण होगा और यहाँ जो ये कोण होगा ये भी हमारा क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। अर्थात यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a प्लस एफ ये बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। तो दूसरा देखें आप कि एंगल a प्लस एंगल f ये भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो a का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 90 डिग्री। ए का वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, ए का वैल्यू 50 डिग्री है और ये माइनस करेंगे तो 40 डिग्री होगा, यानी कि यहाँ पर एफ का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए। ये हो गया, एफ हो गया। अगर इन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री है तो देखिए इन दोनों कोणों में ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण बनता है। अगर ये रेखा और ये रेखा तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होगा। जैसे कि ये PQ है और ये CD है, ये CD है और ये यहाँ पर O बिंदु पर कट कर रही है। ये हमारा C है, ये हमारा हो जाएगा F और ठीक है ये F हो गया O पर। अगर ये F है ये C है और ये अगर D है तो C और F क्या होगा ये आपस में क्या हो जाएगा बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा पॉइंट में कि एंगल F इक्वल टू एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा। F का वैल्यू यहाँ 40 डिग्री हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपस में शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण आप लोग फुल अपने नोटबुक में इसको बढ़िया से लिख लेंगे पूरा। अब यहाँ शॉर्ट में लिखें शीर्षाभिमुख कोण, इसको जान लें। उसके बाद अब हमें D का वैल्यू निकालना है। अगर हम D का वैल्यू निकालना चाहें और PQ लाइन को ले लें और इसकी दूसरी कटिंग लाइन जो है वह AB को ले लें। PQ ये हो गया हमारा PQ और ये हो गया हमारा AB। तो देखें कि ये कोण और ये कोण और ये कोण और ये कोण दोनों क्या होगा आपस में ये शीर्षाभिमुख कोण होगा। और ये कोण जो है वो हमारा D है और ये कोण जो हमारा A है और दोनों आपस में क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। इसीलिए चौथा पॉइंट में हम लोग आते हैं। यहाँ हम चौथा पॉइंट को लिख रहे हैं कोण A इक्वल टू कोण D और कोण A का वैल्यू कितना है 50 डिग्री है, इसलिए कोण
डी का भी वैल्यू 50 डिग्री होगा और यह भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है आंसर। तो इस तरीके से हम लोग सारे कोण का मान जो है यहाँ पर ज्ञात कर लिए, सिर्फ उन्हीं बिंदुओं से जो हम बिंदु आपको पहले बता चुके हैं। हम पहले ही बताए हैं कि आप जो भी बिंदु बताया जा रहा है उसको आप लोग समझ लें, तब सारा जितना भी क्वेश्चन आएगा उन्हीं बिंदुओं से होगा। अगर उस बिंदु का बढ़िया से समझ जाएंगे तो कोई भी लाइन और एंगल्स का कोई भी क्वेश्चन आपसे रुकेगा नहीं, है ना। हर क्वेश्चन का जवाब आपके पास होगा। तो आज इतना ही। क्वेश्चन के बाद हम ये इस फर्स्ट क्लास का जो है हमारा पहला जो प्रथम दिन का क्लास है उसको हम यहीं पर विराम देंगे। और आप इस वीडियो को तब तक देखते रहें जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए। और समझ पे जब आ जाएगा तो फिर आप घर पर सारे क्वेश्चंस लेकर के, हम क्वेश्चन बीच बीच में क्वेश्चन भी आप डालते रहेंगे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप मेरे यूट्यूब चैनल्स को देखें और लाइक करें। बस आप स्टूडेंट से मेरा यही अनुरोध है और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं मांगते हैं। आप सिर्फ लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, बस इतना ही छोटा सा काम मेरे लिए कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर हम लोग मिलेंगे बहुत जल्दी इसका नेक्स्ट क्लास एपिसोड्स के लिए। धन्यवाद।